हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके सामने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पर है। पिछली क्लास में पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। एक टॉपिक था वहाँ पर जो थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, वो है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, तो पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू टुडेज टॉपिक जो कि है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इस पे जाने के पहले जो हमारा पिछला टॉपिक था वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एक छोटा सा टॉपिक जो हमने मिस कर दिया था, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं, मैथड्स ऑफ यू कैन से पेमेंट ऑफ वेजेस। तो जब मैं मेथड्स की बात करता हूँ, नॉर्मली जो वेजेस हैं वो मनी के फॉर्म में ही पे की जाती हैं, नॉट इन काइंड और अदर थिंग्स। दो तरह के वेज सिस्टम या मेथड्स अडॉप्ट किया जाता है। एक होता है आपका टाइम रेट और एक होता है आपका पीस रेट। टाइम रेट मेथड एंड पीस रेट मेथड। जब हम बात करते हैं टाइम रेट मेथड की, तो टाइम रेट मेथड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका रेम्यूनरेशन है वो डिपेंड करता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जितना आपने टाइम कंपनी को दिया है या जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, दैट यू मस्ट गिव सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। तो एक दिन में आपको डिसाइड करके दे दिया जाता है कि आपको इतना जो है टाइम डिवोट करना है, इतने टाइम में आपको वर्क परफॉर्म करना है। तो वो जो वर्क है, या अगर हम ऐसा बोलें कि वो जो एक पेमेंट सिस्टम है जहां पर आपको पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्क आवर्स वर्क। ठीक है, वो होगा आपका टाइम रेट। जैसा कि नाम से भी क्लियर, टाइम रेट, टाइम के अकॉर्डिंग आपका रेट डिसाइड किया जाता है, या एक टाइमली रेट डिसाइड कर दिया जाता है, और फिर जो आप नंबर ऑफ आवर्स परफॉर्म करते हैं वो मल्टीप्लाई करके और आपको जो है फाइनल पेमेंट दे दिया जाता है। यूजुअली जो एक नॉर्मल वर्किंग डे होता है वो 8 आवर्स का होता है आपका। तो 8 आवर्स ए डे हम एक आर्ली रेट डिसाइड कर देते हैं कि पर आवर इतना रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर जितना भी नंबर ऑफ आवर्स आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी आपका वेज पीरियड रहता है। यूजुअली जब हम बात करते हैं वेज पीरियड की, तो एक दिन से लेके तो एक महीने तक कुछ भी वेरी कर सकता है। वो आपका डे हो सकता है, डे के अलावा इट कुड बी वीक, इट कुड बी फोर्टनाइटली, दैट मींस 15 डेज ऑफ टाइम, और उसके साथ साथ मंथली भी हो सकता है। ठीक है, नाउ जो आपका सेकंड मेथड होता है दैट इज पीस रेट। पीस रेट ये बेस्ड होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्क। यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है, या जो एक पॉइंट जिसको हम कंसीडर करते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट, वो है आउटपुट। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो पर यूनिट एक अमाउंट लाइक डिसाइडेड रहता है या डिसाइड किया जाता है वेल इन एडवांस। तो उस रेट के अकॉर्डिंग आपको पे कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिट है, पर यूनिट लेट्स से इट इज 100 रुपीज पर यूनिट। तो अगर आप दिन में 4 यूनिट परफॉर्म कर देते तो आपका टोटल रिसीविंग कितना हो जाएगा, 4 into 100 दैट इज 400। तो इस तरह से लाइक प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे या ओवरऑल जितना आप नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ डे मैन्युफैक्चर करोगे या प्रिपेयर करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है। तो ये था अबाउट मेथड ऑफ वेज पेमेंट, टाइम रेट एंड पीस रेट। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिक्रूटमेंट। जब मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूं, रिक्रूटमेंट इज ए यू कैन से प्रोसेस व्हिच एग्जिस्ट बिफोर सिलेक्शन। ठीक है, या रिक्रूटमेंट जो है इट इज द फर्स्ट स्टेप टू सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और जब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करता हूं, तो
सिलेक्शन को परफॉर्म करने के पहले वी हैव टू अंडरगो या वी हैव टू कैरी आउट, वी हैव टू परफॉर्म रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट जो है इट इज नथिंग बट एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो आपके हैं, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि समहाउ आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिलअप कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करना, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल कैंडिडेट्स विच कैन, ठीक है, परफॉर्म सर्टेन जॉब्स फॉर यू। तो कहने का मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट के थ्रू हम अप्रोच करते हैं किनको, उन सभी कैंडिडेट्स को या ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जो कि समहाउ हमारी जॉब पोजीशंस फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक पहले की प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के पहले की प्रोसेस है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है वो एक इनपुट की तरह काम करता है सिलेक्शन के लिए। अब मान लेते हैं कि देयर आर 10 नंबर ऑफ जॉब्स विच आर टू बी फिल्ड, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको 10 अलग अलग जॉब पोजीशंस जो कि वैकेंट है उनको फिल करना है। अब इसको फिल करने के लिए यहाँ पे आप देखो कि एक हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ, इसमें ये इंफॉर्मेशन का फ्लो है। इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक लिस्ट जनरेट किया या हमने सबसे पहले लिस्टिंग किया कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है एम्प्लॉइज को लेकर, या कितनी आपको जॉब पोजीशंस फिलअप करनी है। तो वो वैकेंसीज, फिर उन वैकेंसीज को हमने कहाँ देखा, इंटरनल एप्लीकेंट्स हमारे पास कितने हैं, इंटरनल, क्या हम इंटरनली इन जॉब पोजीशंस को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहली चीज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इंटरनली उन जॉब पोजीशंस को फिलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम वो चीज कम्युनिकेट करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम कम्युनिकेट करेंगे हमारे एम्प्लॉइज को, एंड देन वहां से फिर इंफॉर्मेशन फर्दर फ्लो होगा एंड इट विल रीचेस टू द पोटेंशियल एप्लीकेंट्स। अगर इंटरनली जो एग्जिस्टिंग आपका वर्कफोर्स है वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, देन इन दैट केस एप्लीकेंट्स हमें यहीं से मिल जाएंगे। इफ नॉट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्रोच टू सम अदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स व्हिच मे लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम जा सकते हैं, उस पे अभी हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी जॉब पोजीशंस इमर्ज होती हैं, ठीक है, या फॉर सम रीजंस वैकेंट हो जाती है, तो उन न्यू जॉब पोजीशंस या उन वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिलअप करने के लिए जब आप प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल कैंडिडेट्स सर्च करते हैं और उन तक अप्रोच करते हैं और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है इट इज नथिंग बट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो देयर आर टू थिंग्स, जैसे हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो जब मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूं तो रिक्रूटमेंट एक तरह का पॉजिटिव एक्सरसाइज होता है, एक पॉजिटिव मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पुल कर रहे हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक अप्रोच करना और उन कैंडिडेट्स को पुश करना कि वो जो भी रिक्वायर्ड पोजीशंस हैं उनके लिए अप्लाई करें, ठीक है। वेन जब सिलेक्शन की बात करूंगा तो सिलेक्शन क्या होगा, वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, हम कट डाउन करते चले जाते हैं, हम फिल्टर आउट करते चले जाते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि हमारे पैरामीटर्स पर फिट नहीं बैठते, करेक्ट। तो रिक्रूटमेंट में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेल सिलेक्शन में हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। नाउ इसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट,
ठीक है। उस पर जाने के पहले हम यहाँ पर और देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस को। स्पेसिफिकली अगर हम आज बात करें तो रिक्रूटमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, किस बिजनेस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक गुडविल जो है वो क्या है, आपका एक इमेज कैसा मार्केट में है, वेदर यू आर नोन एज लाइक जिसको बोलते हैं आप एक पे मास्टर हैं, ठीक है, या आप जाने जाते हैं एक अच्छे वर्क कल्चर के लिए। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, दैट मींस पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जॉब है, जॉब इटसेल्फ, नेचर ऑफ जॉब, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि अवेलेबल है, फिर उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्रांडिंग, आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है, आपकी पेइंग कैपेसिटी, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हुए। उसके साथ साथ देयर आर नॉट मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अलग अलग तरह के फैक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सोशल फैक्टर्स की बात करें, सोशल स्टेटस, सोशल क्लास, ठीक है, और भी जो आपकी सोसाइटी के रिलेटेड हैं, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। इकोनॉमिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हुआ, या आपका जो इनकम है पर कैपिटा इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं लेबर मार्केट की बात करता हूँ तो लेबर मार्केट में लेबर की अवेलेबिलिटी, जो मिनिमम आपकी लेबर रेट्स हैं एंड ऑल, वो सारे आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं। देन देयर आर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट को। नाउ मूविंग ऑन टू दी सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब मैं बात करूं कि कैसे हम वैकेंसीज फिलअप कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका जो है हमारा, वो हमने यहीं पे देखा था, इंटरनल एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो पहला एक सोर्स या मेथड मेरे लिए क्या हो सकता हो, मेरा प्रेजेंट एम्प्लॉइज। तो एग्जिस्टिंग जो हमारी वर्कफोर्स है वो हमारे लिए एक मेजर सोर्स हो सकता है रिक्रूटमेंट का। यहीं से हम हमारी वैकेंसीज फिलअप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, डिमोशन एंड अलाइक, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं, अगर मल्टीपल लोकेशंस पे मेरी कंपनी ऑपरेट करती है और एक किसी लोकेशन पे मेरे पास कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि डेप्यूटेशन पे या ट्रांसफर पे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपनी दूसरी ब्रांच से या दूसरी लोकेशन से उठाकर नई ब्रांच पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है। तो ये है बात आपके ट्रांसफर्स या प्रमोशंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट एम्प्लॉइज वो मेरे लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकता है। दूसरा जब मैं बात करता हूं तो वो है मेरा फॉर्मर एम्प्लॉइज। मेनी ए टाइम्स इट हैपेंस कि जब सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है या आपके फेवर में नहीं होती है, तो आपको एम्प्लॉइज को ले ऑफ देना पड़ता है या रिट्रेंच करना पड़ता है। तो ऐसे पर्टिकुलर एम्प्लॉइज जो कि पास्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, बट फॉर वन और दी अदर रीजन दे आर नो मोर पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन एम्प्लॉइज को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है बट समहाउ वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, या तो उनको कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, या आपकी कंडीशन उस समय ऐसी नहीं थी कि आप उनको समहाउ रिटेन कर पाते, तो इन सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे फॉर्मर एम्प्लॉइज को अप्रोच कर सकते हैं और उनको हम जॉब ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। या वी कैन अप्रोच देम विद अ रिक्वेस्ट टू रीजॉइन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पहला था हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉइज, दूसरा हमारा फॉर्मर या पास्ट एम्प्लॉइज, तो जो प्रीवियसली हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुके हैं, उन लोगों को अप्रोच करके हम काम कर सकते हैं। एंड देन प्रीवियस एप्लीकेंट्स, प्रीवियस एप्लीकेंट्स ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने पहले ज्वाइन मतलब अप्लाई जरूर किया था बट समहाउ दे कुड नॉट गेट प्लेस्ड, फाइनली उनको जॉब ऑफर नहीं हो पाया था, कहीं कुछ
यू कैन से कमियां रह गई होंगी। तो अगर आपने पास में जैसे होता है कि वही कि अगर आपको कुछ नहीं है तो उससे अच्छा है जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आप उसके साथ चले जाएं। तो वो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शंस थे या जो प्रीवियस में जिन्होंने अप्लाई किया था बट जो रिजेक्ट हो चुके थे, हम ऐसे कैंडिडेट्स को भी अगर लगता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम उनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ गया होगा या समहाउ अब वो उस लेवल पे आगे होंगे कि वो आपको सर्विसेज अपनी रेंडर कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो प्रेजेंट एम्प्लॉइज, फॉर्मर एम्प्लॉइज एंड प्रीवियस एप्लीकेंट्स, ये हमारे लिए इंटरनल सोर्स का पूल होता है। ठीक है, यहां से हम पिक कर सकते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इफ यू फेल टू फाइंड आउट पोटेंशियल कैंडिडेट्स हियर, अगर यहां पर हमें नहीं मिल पाता है कोई, तो हम क्या करते हैं, हम जंप करते हैं या हम वी मेक यूज ऑफ आवर एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हम नेक्स्ट फिर किसकी तरफ जाएंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जाएंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में जाने के लिए या एक्सटर्नल सोर्सेज को अप्रोच करने के लिए, रीच आउट करने के लिए सबसे पहला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तो आप क्या करते हैं, आप कुछ ऐड, ठीक है, जॉब एडवर्टीजमेंट्स वो फ्लैश कर देते हैं। जॉब एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में, आपके जो प्रोफेशनल मैगजीन्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो भी आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐड दे देते हैं, हम हमारी रिक्वायरमेंट बता देते हैं और उस जॉब को देखते हुए लोग आपको अप्लाई करते हैं फॉर सर्टेन जॉब पोजीशंस। एक और जो हमारे पास सोर्स हो सकता है या जो एक मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है वॉक-इन्स। जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू फ्लैश करते हैं तो उसी में हम क्या कर देते हैं, कुछ टाइमलाइंस भी दे देते हैं, कुछ डेट्स अनाउंस कर देते हैं कि उन डेट्स में आप सीधे आके अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन कम डाउन फॉर इंटरव्यू। तो वो वॉक-इन इंटरव्यूज होते हैं। वॉक-इन इंटरव्यू भी एक मेथड आपका हो सकता है यहाँ पर, जो कि एक एक्सटर्नल मेथड है। फिर उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है, कुछ एजेंसीज होती हैं, हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, लाइक आप देखोगे रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं एंड उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रोवाइड, ठीक है, या टू सप्लाई अस द एम्प्लॉयज ऑफ सर्टेन नेचर, ठीक है। तो वो एक मेथड हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स? ईयर राउंड, मतलब जब वैकेंसी नहीं भी होती है तब भी आप देखते हैं कि लोग आते हैं और ड्रॉप करके चले जाते हैं अपना रिज्यूमे, अपना प्रोफाइल, अपना बायोडेटा, ठीक है। तो वो जो जॉब एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, वो जो रिक्वेस्ट आपके पास आती है लोगों से, ठीक है, ईयर राउंड, ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दीज आर अनइनवाइटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये जो अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स हैं, दीज आर अनइनवाइटेड एप्लीकेंट्स, जिनको आपने कॉल नहीं किया था बट वो खुद से आगे आके, ठीक है, आगे रह के आपके पास एक एप्लीकेशन छोड़ जाते हैं जॉब के लिए। तो क्या करते हैं हम कि इन एप्लीकेंट्स को या इनकी जो एप्लीकेशन है उनको हम पिक करके देखते हैं, हम इनको उनकी स्क्रूटनी करते हैं और वहां से अगर कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट मिल पाते हैं तो वेल हम उनको अप्रोच कर लेते हैं। तो एक सोर्स हमारे लिए क्या हो सकता है, अनसॉलिसिटेटेड या अनइनवाइटेड एप्लीकेशंस, जो कि आते जाते कैंडिडेट्स आपके पास ड्रॉप करके जाते हैं। देन देयर आर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर अभी देखा था। एक हो सकता है आपके लिए सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस आपके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। हेड हंटिंग, पोचिंग या रेडिंग, ये भी मेथड्स हम यूज करते हैं। पोचिंग या रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ, रेडिंग जैसे आप नाम से क्लियर है, रेड, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्पिटिटर है समहाउ हम उसके एम्प्लॉइज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या आपके लिए काम करें, ठीक है। तो जो भी की प्लेयर्स हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के, आपके बिजनेस राइवल्स के, आप एक जॉब ऑफर उनको देते हैं और उनको आप समहाउ, मतलब वो
भी आपके लिए एक टूल हो सकते हैं। तो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस आपकी इंडस्ट्री में आपके जैसा बिजनेस परफॉर्म करने वाले और भी जो दूसरी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके लिए एक सोर्स हो सकता है। और जब हम उनके कैंडिडेट्स को पिक करने की बात करते हैं तो जैसे मैंने बात किया, एक मेथड हम यूज करते हैं हेड हंटिंग। हेड हंटिंग में बेसिकली जो भी एचआर टीम के हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कीप ए ट्रैक ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, पोटेंशियल कैंडिडेट या पोटेंशियल एम्प्लॉइज, तो वो हर समय मतलब उनके सर्च में होते हैं। लाइक जब भी आप कोई प्रोफेशनल गैदरिंग पे जाएंगे, प्रोफेशनल फंक्शन पे जाओगे, या इवन व्हेन इट कम्स टू सम सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग्स, ठीक है, कुछ पार्टीज में ही आप गए, एक सोशल गैदरिंग में आप गए, तो वहाँ पे आपका जो इंटरेक्शन होता है, आप लोगों से मिलते हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक की प्लेयर, एक की परफॉर्मर प्रूव हो सकता है, तो हम उसको अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हेड हंटिंग। हंटिंग जैसे शिकार होता है, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं आप कहीं ना कहीं शिकार तलाश करते हैं। शिकार इन द सेंस यहाँ पे मैं वो जो एम्प्लॉय है उसके लिए वो एक शिकार वर्ड यूज करूंगा। तो इवन दो वो शिकार नहीं है हमारा, हम उसे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा एक हंट में रहते हैं, तलाश में रहते हैं कि कहाँ कौन मिले, कोई अच्छा कैंडिडेट मिले और उनको मैं जॉब ऑफर करूँ, ठीक है। तो हेड हंटिंग वो होता है। उसके अलावा रेडिंग और पोचिंग हमने देखा था, जहाँ पे थोड़ा सा अनएथिकल मीन्स से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि कुछ प्रलोभन देकर, ठीक है, कुछ ऑफर देके और समहाउ हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या राइवल्स हैं उनके एम्प्लॉयज को हम ऑफर करते हैं, तो वो एक मेथड हो सकती है। फिर उसके अलावा आप देखोगे कि जो कैंपस रिक्रूटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक मेथड है। तो वहाँ पे हमारा सोर्स क्या है, स्कूल, कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं कई, ठीक है, जो कि आपके बहुत सारे अलग अलग, जैसे आप देखते हो नाउअडेज जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, तो उन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस को हम अप्रोच कर सकते हैं, उनसे टाई अप करके उनके थ्रू यू कैन रिक्रूट लाइक कैंडिडेट्स। तो कैंपस इंटरव्यूज या प्लेसमेंट, जहां पर हमारे लिए सोर्स कौन है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हर एक सोर्स के या इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं इनके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वही जैसे मैं अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे प्रोस की मैं बात करूं, पॉजिटिव्स की बात करूं तो क्या है, जब मैं अपने ही लोगों को प्रमोट करूंगा, अपॉर्चुनिटीज दूंगा, चांसेस दूंगा, इनका मोरल बूस्ट होगा, दे विल फील लाइक वैल्यू, उन्हें लगेगा कि नहीं हमारी रिकॉग्निशन हो रही है या हमें कुछ वैल्यू दिया जा रहा है, तो वो मोटिवेट होंगे एंड दे विल गिव देयर बेस्ट, ठीक है। इंफीरियरिटी कहीं कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि कई बार जब आप बात करते हो कि हायर पोजीशंस के लिए आप बाहर से लोग पिक कर लेते हैं जबकि आपके पास इंटरनली लोग अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर एक डिसकंटेनमेंट लोगों को फील होता है कि नहीं, क्या हम उतने काबिल नहीं थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, नए लोग आके हमारे जो सीनियर पोजीशंस है वो होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो दे गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। तो फिर वहाँ से प्रोडक्टिविटी भी लॉस होता है और बाकी चीज़ें। तो हर एक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। नए जब वर्कर्स ज्वाइन करेंगे, तो जब हम फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं, जब यहाँ से पिक करते हैं तो एक चीज़ क्या या एक एडवांटेज क्या मिलता है, वो किसी तरह से आपके कल्चर को जानते नहीं है, उनको आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी वो पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होते और वो चीज़ें, उसका एक प्लस पॉइंट मिलता है आपको, ठीक है। तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों सोर्सेज या मेथड्स के होते हैं, तो आप थोड़ा सा इनका प्रोस एंड कॉन्स भी पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में कई बार उस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बट इन जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका कि रिक्रूटमेंट होता क्या है और क्या मेथड और सोर्सेज आपके रिक्रूटमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। हमने बात की रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग
मोर एंड मोर कैंडिडेट्स फॉर ए गिवन जॉब पोजीशन। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जस्ट अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो क्या है, एप्लीकेंट्स को बढ़ाना। हमारा कोशिश जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तो वॉल्यूम्स में हम जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स में पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, वो हमारा रिक्रूटमेंट है। देन रिक्रूटमेंट में इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करते हैं, इंटरनल एप्लीकेंट्स को अप्रोच करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। वो अपने लेवल पे अगर हम इंटरनली जॉब पोजीशंस फिल करते हैं, कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एप्लीकेंट्स तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उन सभी फैक्टर्स के ऊपर भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद फाइनली वी हैव कवर्ड द सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने इंटरनल सोर्सेज देखे, प्रेजेंट एम्प्लॉइज, फॉर्मर एम्प्लॉइज, प्रीवियस एप्लीकेंट्स। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हमने जॉब एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बात किया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बात किया, अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशंस के ऊपर हमने बात किया, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और उसके साथ साथ आपके जो स्कूल, कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर हमने उनको एज ए सोर्स कंसिडर किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन की मेथड, सिलेक्शन के अंदर यूज होने वाले जो अलग अलग टूल्स होते हैं, जो हम ऐसा कह सकते हैं टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग आउट द कैंडिडेट्स। तो सिलेक्शन के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, बाय, हैव अ नाइस टाइम।